देखो अब आगे कंटिन्यू करें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो काय पे डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट बताया था और डेफिनेशन भी हुई थी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड area of cross section, third is temperature, and fourth is material. मटेरियल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर मटेरियल चेंज हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो रेजिस्टेंस अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कम है तो डेफिनेटली करंट कम रहेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलने से अच्छा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिल्वर। तो मटेरियल के बारे में उतना याद रखना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस डिपेंड कैसे करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, ये एक साथ में लेंगे और ये फिर बाद में लेंगे टेम्परेचर का अलग से। तो पहले इन दोनों का रिलेशन ले लेते कि रेजिस्टेंस इन दोनों पे कैसे डिपेंड करता, फिर टेम्परेचर लेंगे। मटेरियल का अपने को नहीं है, फिर भी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया है, तो ये एक बार याद रखना, ठीक है, नोट डाउन कर लो। आगे चलो, तो सबसे पहले देखेंगे, ये हेडिंग है, ये हेडिंग क्यों है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इन दोनों पे कैसे डिपेंड करता, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले याद रखो, नंबर वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, कैसे समझ लो। अगर लेंथ कम है, समझो इतनी है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन समझो ये वाली डायरेक्शन में मूव हो रहा, तो उसके सपोज 3 कोलिजन हुए रास्ते में। मैंने बताया था रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी गई, अपोजिशन मिला उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फ्लो ऑफ करंट को, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब मान लो लेंथ बढ़ा दे तो डेफिनेटली इससे ज्यादा ही कोलिजन होंगे। यहां समझो 3 हुए थे और यहाँ पे भी 2 3 4 जितने भी होंगे, समझो 4 हुए, तो जितनी ज्यादा लेंथ रखेंगे कोलिजन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी अपोजिशन उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि कोलिजन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। अगर इतनी लेंथ होती तो समझो 3 कोलिजन हो रहे थे, अब आगे लेंथ और बढ़ा दो तो यहां से यहां तक ट्रैवल करना है, डेफिनेटली नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो याद रखो, जितना ज्यादा लेंथ उसको ट्रैवल करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को, यहां से यहां तक जितनी ज्यादा लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी, यहां से कम कोलिजन होंगे, आगे जाएंगे और ज्यादा होंगे, और लेंथ बढ़ाएंगे तो और समझो यहाँ पे 2 कोलिजन हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा लेंथ उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी उतने ज्यादा कोलिजन होने वाले हैं। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, याद रखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मान लो इतना एरिया है, अब यहाँ पे एरिया बड़ा कर देते हैं, उतनी लेंथ रख रहे हैं पर एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लेंथ का हो गया, एरिया का देख रहे हैं। तो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो शेड की है ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और यहाँ पे ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा कोलिजन के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। इमेजिन करो आप ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे पे जहां बहुत स्पेशियस है, 3-4 लेन बने हुए हैं, तो आराम से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे। उसी जगह अगर आप एक कंजेस्टेड रोड पे है जहां ट्रैफिक बहुत है, आप उतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकेंगे और कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सेम है, जितना कम एरिया रहेगा कोलिजन के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, जितना बड़ा एरिया रहेगा कोलिजन के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो एरिया के साथ इनवर्स वेरिएशन, दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो
resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section. और कोलिजन में याद रखना एटम भी है, और एटम कोई भी रेस्ट में नहीं रहता, चाहे वो सॉलिड ही क्यों नहीं हो, एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे, ध्यान रखो यहाँ पे भी एटम वही है और वो वाइब्रेट हो रहे, उतनी जगह में यहाँ वाइब्रेट हो रहे, तो डेफिनेटली यहाँ कोलिजन के चांसेस उस एटम के साथ ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू यहाँ कोलिजन के चांसेस कम रहेंगे। तो एटम के साथ भी कोलिजन हो सकते हैं, दूसरे आयंस के साथ भी हो सकते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलिजन हो सकते हैं। और यहाँ याद रखो एटम जो, जैसे ये समझो कंडक्टर है, मेटल की रॉड है, तो इसके एटम भी रेस्ट में नहीं है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है एक दूसरे से बाउंडेड है पर वो अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन उनके साथ पॉसिबल है। तो याद रखना एरिया जितना कम रहेगा कोलिजन के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे, और एरिया ज्यादा है तो कोलिजन के चांसेस कम रहेंगे। तो एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। प्रोपोर्शनल की साइन हटा रहा है तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, फिर से मैं बता रहा कि इसको यहाँ कांस्टेंट बोल रहे, इसको सिंबल देंगे रो, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा वो, तो याद रखना, फिर से बता रहा, जब भी आप जैसे ओम्स लॉ में बताया था प्रोपोर्शनल की साइन हटा रहे, प्रोपोर्शनल की साइन हटा के, जैसे ये प्रोपोर्शनल की साइन हटा के यहाँ कांस्टेंट डाला है रो, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब वो इसमें से काय पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ना वो r पे डिपेंड करेगा, ना वो l पे डिपेंड करेगा, ना वो a पे। अगर आपने लेंथ बदली तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया बदला तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो याद रखना, देखो तो ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये है अपना रो जो यहाँ पे अपन ने डिनोट की है। तो ये जो रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज किया है उस पे रो की वैल्यू डिपेंड करेंगी, तो एल, ए और आर पे वो वैल्यू डिपेंड नहीं करेंगी, याद रखना। समझा था कैसे, तो ये हटा देते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के बाद आप जो कांस्टेंट लिखते वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो वो उस इक्वेशन में काय पे भी डिपेंड नहीं करने वाला, याद रखो। तो सपोज स्टील की वायर लिया, एक ये वायर लिया और एक ये वायर लिया, यहाँ एरिया का ज्यादा है लेंथ कम है, यहाँ एरिया कम है लेंथ ज्यादा है, जो भी होगा, ठीक है। मान लो जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है, रो की वैल्यू, इसको सिंपलीफाई करेंगे, कैसे आता है देखते, तो यहाँ लिखते उसका इक्वेशन। तो याद रखो रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या आएगा, मटेरियल। याद रखना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो रो का फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आर ये ए मल्टीप्लाई में ए अपॉन में एल। अब इसका एरिया ज्यादा है, लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है और एरिया चेंज हो गया, बट अगर आप सॉल्व करेंगे इसको पूरे इसको तो साथ में एरिया लेंथ बदल रहे तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, सच दैट रो का आंसर सेम आएगा। यानी मान लो अगर स्टील के लिए आंसर है 7 × 10⁸ तो इस रॉड जो स्टील का है उसका आंसर फिर से वही आएगा 7 × 10⁸। डायमेंशन पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वैल्यू विल रिमेन फिक्स। अगर स्टील का ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ या स्टील की ऐसी वायर बना दो तो आपने एरिया और कम कर दिया, समझो लेंथ जो भी वैल्यू रहेंगी वो आप इसमें डालेंगे तो रो की वैल्यू फिर से वही आएंगी 7 × 10⁸। जब तक आप ये स्टील की जगह कोई दूसरा मटेरियल यूज नहीं करते तब तक रो की वैल्यू फिक्स रहेंगी। तो रो की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करेंगी, मटेरियल चेंज करेंगे तो वो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो आप ये स्टील का कैसा भी रॉड ले लो, एरिया देखो, लेंथ देखो, रेजिस्टेंस देखो, सॉल्व करेंगे तो जो आंसर पहली केस में आया वही आंसर दूसरी केस में आएगा, वही आंसर तीसरी केस में भी आएगा, बिकॉज रो डज नॉट डिपेंड ऑन आर ए एल। फिर से बता रहा, प्रोपोर्शनल की साइन हटा के जो कांस्टेंट डाला है
वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब वो उस इक्वेशन में किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वैल्यू ऑन दैट इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला तो ये बनेगा, तो आप r की वैल्यू, a की वैल्यू, l की वैल्यू डाल दो, तीनों की अलग अलग है और मटेरियल सेम है, स्टील की ऐसी वायर बनाओ या ऐसी वायर बनाओ या ऐसी वायर बनाओ, कैसी भी वायर बनाओ स्टील की, रो की वैल्यू अगर ये है एक केस में तो दूसरे में भी वही आएंगी और तीसरे में भी वही आएंगी। तो अगर मटेरियल चेंज हुआ तो ही रो की वैल्यू चेंज होगी। तो याद रखना रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे देखिए। सपोज देयर इज अ वायर, सिल्वर की वायर है समझो, उसकी इनिशियल लेंथ है समझो 10 मीटर, एरिया जो भी होगा, रो की वैल्यू है समझो 8 इंटू 10⁻10, यूनिट बाद में बताऊंगा इसलिए यूनिट नहीं लिख रहे, ठीक है चलो डाल ही देते हैं, इसका यूनिट है ओहम मीटर, देखेंगे कैसे आता। तो रो की वैल्यू अपने को पता है, लेंथ दिया है 10 मीटर। क्वेश्चन ऐसा आया कि इस वायर को दो टुकड़ों में बांट दो, डिवाइड कर दो दो पीस में, अपन ने बीच में से कट कर दिया उसको, पहले लेंथ थी 10 मीटर, अब इसकी 5 मीटर है, इसकी 5 मीटर है, तो अब एक पीस का रो की वैल्यू क्या रहेगी बताओ। तो मैंने वो सिल्वर की वायर लिया, उसको बीच में से कट कर दिया, अब लेंथ हाफ हो गई ना, लेंथ पहले 10 मीटर थी पूरी की पूरी, अब मैंने 5 मीटर के दो टुकड़े कर लिए उसके, अब बताओ रो की वैल्यू क्या रहेगी। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कट करने की वजह से मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो बिना सोचे यही आंसर लिखना कि रो की वैल्यू इस सिंगल पीस की भी उतनी रहेगी 8 इंटू 10⁻8। तो बोलेंगे सर लेंथ तो चेंज हो गई, अरे लेंथ हाफ हो गई, ये तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो उतना ही है, एरिया छोड़ दो, लेंथ को तुम लोगों ने हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस के साथ कौन सा वेरिएशन हुआ देखो डायरेक्ट, तो रेजिस्टेंस भी हाफ, फिर से 2 और 2 कैंसिल, यही फॉर्मूला बचा, समझ में आया ना। तो अब यहां r/2 कर रहे हैं तो यहां l/2 है, लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अब सिंगल छोटी इस वायर का भी अगर आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी ही आएंगी वैल्यू, ये जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो किसी ने बोला कि एक स्टील की वायर लिया या सिल्वर की वायर लिया, उसको कट कर दिया, अब बताओ नई रो की वैल्यू कितनी है, तो पहले जितनी रो की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू वहां रहेगी, क्योंकि रो की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करेगी। आप कैसी भी वायर बना लो, कितने भी छोटे छोटे पीसेस कर लो, इस सिल्वर के, सिल्वर लिए कितने भी छोटे छोटे पीस कर लो, सिंगल छोटे से पीस का भी लेंथ चेंज हुई है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बट रो की वैल्यू क्या रहेगी सेम, ध्यान रखना है। तो एग्जांपल कैसा था कि वायर को कट कर दिया, कौन सोचेगा यार लेंथ तो हाफ हो गई, तो लेंथ हाफ हो गई तो ये भी चेंज कर दो, हाफ कर दो, पर ऐसा नहीं, या डबल कर दो, ऐसा नहीं होगा, मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू सेम है, क्यों? क्योंकि लेंथ अगर हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस भी उसका हाफ हो गया, कैंसिल, फिर से वही फॉर्मूला बचेगा। समझ में आ रहा? तो याद रखना, कहीं ऐसा क्वेश्चन आए किसी वायर को कट किया है, इनिशियली रो की वैल्यू इतनी है, कट करने के बाद रो की वैल्यू कितनी रहेंगी, तो लिखना सेम रहेंगी वैल्यू। क्यों सेम रहेंगी? क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कट करने के बाद मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, लेंथ चेंज हो गई तो साथ में रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, सच दैट ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, यानी रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, याद रखो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने भी छोटे छोटे पीसेस में कर लो, ठीक है, जैसे समझो यही वायर है, वापस सिल्वर, उसको 3 छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी 3 पीसेस बना लिया अपन ने, एरिया उतना ही रखा है पर पीसेस 3 कर लिए सब। तो लेंथ कितनी हो गई एक पीस की? l/3, अगर लेंथ l/3 हो गई तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? r/3, तो यहाँ पे भी अपॉन में 3, यहाँ पे भी अपॉन में 3, कैंसिल, रो की वैल्यू फिर से वही आएगी। तो कितने भी छोटे पीसेस में कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ चेंज हो रही तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, या एरिया चेंज हुआ तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, सच दैट ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखो ये कांस्टेंट है, वो उस इक्वेशन में कहीं पे भी डिपेंड नहीं करने वाला,
तो लेंथ बदली तो रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया बदला तो भी रेजिस्टेंस बदलेगा, सच दैट फॉर गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ रो इज कांस्टेंट। याद रखो ये। तो एक वायर लिया, उसको 3 पीसेस में कट कर लो। मान लो इनिशियल वैल्यू रो की ये है, तो छोटे पीस की कितनी रहेंगी? सेम वैल्यू रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। याद रखो। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो याद रखो, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट वेरिएशन, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स वेरिएशन, दोनों को कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनल की साइन हटाया तो एक कांस्टेंट दिए है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसका नाम, तो इसका फॉर्मूला बना लिया। आप उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट वो इस इक्वेशन में इन पे काहे पे डिपेंड नहीं करेगा। आप लेंथ चेंज करेंगे रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बदलेगा, सच दैट ये रेशियो यानी रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये याद रखो। अब उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। फिर से बोला टेक्स्ट बुक में रेफर मत करना अभी, पहले मेरा पूरा चैप्टर हो जाने दो, क्योंकि अपन अपने ऑर्डर से ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक में उनके ऑर्डर से दिया है। आखिरी में जब चैप्टर बोलो खत्म हो गया तो आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर करना, सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो इतना देखो पहले, आगे चलो। और ये हमेशा याद रखना, प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट डालते हैं अपन, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट बिकॉज वो उसमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर बता रहे हैं क्या पे डिपेंड करेगा, तो रो मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल जब तक नहीं बदलेंगे रो की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो आप स्टील वायर का कैसा भी शेप रखो, कुछ भी रखो, ये जब सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू स्टील वायर कैसे भी बनाओ, मतलब मैंने एक स्फीयर दे दिया एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को सेम स्फीयर दे दिया, एक ऐसा स्फीयर, एक बच्चे ने मोटी वायर बनाया उसी स्फीयर से, यानी ये देखो सॉलिड स्फीयर है स्टील का, मैंने बोला इसकी वायर बना के लो, और मैंने डायमेंशंस कुछ नहीं बोला सिर्फ स्फीयर से वायर बना। तो एक ने ऐसी मोटी वायर बनाया और एक ने पतली वायर बनाया, थोड़ी तो डेफिनेटली लेंथ थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ एरिया ज्यादा है लेंथ कम है, एरिया ज्यादा है लेंथ कम है, आर की वैल्यू चेंज होगी। लेंथ ज्यादा है एरिया कम है तो भी आर की वैल्यू चेंज होगी, सच दैट कि इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो दोनों से सॉल्व करने के बाद रो का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मटेरियल सेम यूज किया है। अब तुम उसको कैसे भी शेप में कितनी भी लेंथ कितना भी एरिया रखो, आंसर विल रिमेन सेम। मटेरियल जब तक सेम है तब तक रो की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसीलिए उसको यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे हैं। उसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रो, ठीक है। रो है नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, देख लो। तो याद रखना, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल अगर नहीं बदला है तो शेप कैसा भी रहो, रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल देते कि वायर को कट किया है, अब नई वायर की लेंथ हाफ है, तो बताओ रो की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले जितनी थी उतनी ही वैल्यू रो की रहेगी कट करने के बाद में, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है कट करने से। ध्यान रखना, लेंथ चेंज हुई है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा अपने आप, रो की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब हम लोग डेफिनेशन लेंगे। अब इसमें डेफिनेशन में कैसे करेंगे देखना, ए की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ लेंगे हम लोग 1 मीटर। इसकी वैल्यू 1 डालना है, इसकी वैल्यू 1 डालना है, तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/1, सो वी गेट रो इज इक्वल्स टू आर। तो यहां बोलना ऐसा है कि एक ऐसी वायर बनाओ जिसका एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ हो 1 मीटर, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस गिन लो, जितना उसका रेजिस्टेंस रहेगा वही उसकी रो की वैल्यू भी रहेगी, ठीक है, समझ में आया। तो डेफिनेशन में वैसे लिखेंगे कि जिस मटेरियल का
आपको रो की वैल्यू निकालना है सपोज, उसकी वायर बनाओ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये जो एरिया है गोल वो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर। अब इसका रेजिस्टेंस देख लो आप लोग कितना है, वही रहेंगी रो की वैल्यू, कैलकुलेशन देखो वही मिला है अपने को, इसलिए अपन मान लिख रहे हैं वैसे, तो ये r, तो यहां देखो क्या मिला है, रो इज इक्वल्स टू r, तो यही डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में से कुछ भी is equals to the resistance of a conductor, is equals to the resistance of the conductor, but कब, for unit length and unit area of cross section, जो लिखा है उसमें वो पढ़ना है, खाली लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो इज यानी इक्वल टू is the resistance of the conductor, it is equals to resistance of the conductor, but when for unit length यानी 1 मीटर लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी 1, तो ये दोनों अगर 1 डाल देंगे तो रो इज इक्वल टू क्या मिला r, वही उसकी डेफिनेशन है। यानी आप एक एसी वायर बनाओ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ बनाओ 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस गिन लो, वही रो की वैल्यू रहेगी उस टाइम, ठीक है। देखिए तो फिर से सुनो डेफिनेशन क्या है, फिर यूनिट और डायमेंशंस देखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ना कैसे, ध्यान रखो, आप लर्न नहीं करना है, जो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन किए हैं वही सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 दोनों की वैल्यू डाल दिए तो रो इज इक्वल्स टू r, यही अपने को डेफिनेशन में बोलना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आई तो ये डेफिनेशन लिखना है और फार्मूला डिराइव ऐसे करना है, और याद रखना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देख लो फिर से एक बार बताता है डेफिनेशन फिर से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से सुनना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यूनिट बना देते हैं, इस पर से बनाएंगे रो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, रो का यूनिट बना देते हैं, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल कर दो तो ये यूनिट बन गया ओहम मीटर, ठीक है। देख लो लर्न करने की जरूरत नहीं है, फिर से बताता, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और अपॉन में लेंथ है उसका यूनिट है मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल, ओहम मीटर। डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं, डायमेंशंस आप लोगों को निकालते आना चाहिए ना, डायमेंशंस ऑफ रो is equals to dimensions of r, dimensions of a upon dimensions of l। इसको सिंपलीफाई करके डायमेंशंस निकालो, आप लोग वीडियो पॉज कर दो और डायमेंशन फाइंड आउट करो। डायमेंशंस निकालने सिखाए हैं आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस निकालो, देखो तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन m1 l2 p-3 i-2, ये याद रखने हैं। एरिया के डायमेंशंस m0 l2 p0 i0 और लेंथ के डायमेंशंस m0 l1 p0 i0, तो फाइनल डायमेंशंस बचेंगे m, ये तो 0 है तो वैसे ही रखो, m1, ये 2 है और ये 2, यानी टोटल हो गया 4 और ये नीचे अपॉन में 1 तो -1, तो ये बचेगा 3। तो देखो ये 2 ये अपॉन में 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, बाकी तो 0 ही है और इधर भी 0 है तो ये सेम रख लेंगे, p⁻³ i⁻²। so these are the dimensions of rho, specific resistance और resistivity। तो डायमेंशंस में मीटर है, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट m1 l3 p-3 एंड i, या a भी लिख सकते इसकी जगह -2। देख लो एक बार,
नोट डाउन करो। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता आप लोगों को, देख लो। ये सब्स्टिट्यूशन देख लो, एरिया 1 डाला है, लेंथ भी 1 मीटर डाला है, और जब सॉल्व करेंगे तो रो इक्वल्स टू आर मिला, वही डेफिनेशन लिखना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ cross section. Specific resistance is equals to the resistance of the conductor for unit length and unit area of cross section. आगे चले, तो डायमेंशंस डायरेक्ट लिखते हैं आप। डायमेंशंस निकालने आने चाहिए बेटा, अगर फॉर्मूला मालूम है तो बेसिक डायमेंशन उसके लिए लर्न रखने पड़ेंगे। तो रो के डायमेंशंस अभी जो अपन ने निकाले थे वो आए थे m1 l3 p-3 i-2। ठीक है ना, अब ध्यान देना आगे। रेजिस्टिविटी ये है, कंडक्टिविटी। देखो ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस उसको बोला था कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, टंस पे ठीक है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। विटी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो। तो ये रेजिस्टेंस ही है फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जैसे थे वैसे इनका रिलेशन है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और वहां लिया था अपन ने रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो ये याद रखो, ठीक है, तो ये याद रखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस कम, कंडक्टिविटी ज्यादा। रेजिस्टिविटी कम यानी कंडक्टर अच्छा है, कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, अब यूनिट ये लिखो अपॉन में, तो इसके यूनिट आएंगे 1 अपॉन, रो का यूनिट अपॉन में लिख रहे ओहम मीटर, या 1 अपॉन ओहम को आप लोग सीमेंस भी लिख सकते हैं, पर मीटर वैसे रखेंगे। 1 अपॉन ओहम को सीमेंस लिख सकते हैं आप लोग, वो बताया था कंडक्टिविटी में, देख लेना, और सॉरी कंडक्टेंस में देख लेना। और इसके रो के डायमेंशन लिखने हैं, यही डायमेंशंस रहेंगे, सिर्फ अपॉन में है तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे। तो जो प्लस है वो माइनस कर देना, और जो माइनस है वो प्लस कर देना। ठीक है, तो ये याद रखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस and reciprocal of resistivity is conductivity। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, याद रखो, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, बस वो याद रखना है आपको। ठीक है, ये प्रूफ मीटर है, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है वो हो चुका है अपना, बचा है टेम्परेचर का, तो वो देखेंगे। तो इतना ध्यान रखो। अब देखो ये चीज बता रहा टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा लिख लेना आप लोगों ने।
रो, तीन चीजें कंपेयर कर रहे हैं, कंडक्टर, रो, सेमी कंडक्टर, और पूरा लिखना, सेमी मत लिखना, पूरा सेमी कंडक्टर लिखना, जगह नहीं है अपने पास, रो इंसुलेटर, चलो डाल देते हैं सेमी कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? इंसुलेटर का। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट, करंट फ्लो नहीं होता। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है इंसुलेटर का, उससे कम रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। तो रेजिस्टिविटी में भी वैसा ही रहेगा, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस ही हुआ, अभी बोला ही था अपन ने डेफिनेशन में, सेमीकंडक्टर का सब उससे कम और कंडक्टर का सबसे कम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस सबसे कम इसका। अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, डेफिनेटली इट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी लिखेंगे सिग्मा फॉर कंडक्टर, सिग्मा फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बताया था जर्मेनियम, सिलिकॉन को, और इंसुलेटर तो पता ही है, पेपर, वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। तो याद रखो, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा उसकी रहेगी, सेमीकंडक्टर की उससे कम, और सबसे कम इंसुलेटर की कंडक्टिविटी रहेगी। तो इनवर्स वेरिएशन है ना, इसलिए साइन बदल दिया खाली। तो रेजिस्टेंस सबसे कम यानी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। देखो, तो ये रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी यानी कंडक्टर है नहीं है, तो वो पता चल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस जितना कम, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, यानी सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है, ये भी और ये भी ध्यान रखना। देख लो, ये नोट डाउन करना, 2 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड। तो ये सिंबल देखो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंसुलेटर का, इनफाइनाइट, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, बताया था। और सबसे कम रेजिस्टेंस कंडक्टर का, रेजिस्टेंस सबसे कम है इसीलिए कंडक्ट करने की एबिलिटी यानी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी है? इंसुलेटर। देख लो एक बार, फिर ये हो गया अपना पूरा कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता। अब अपने को लेना है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता। ये देखो, पहले मिटा देते हैं, ये पॉइंट्स याद रखना। रेजिस्टेंस सबसे कम यानी रेजिस्टिविटी सबसे कम कंडक्टर की, सबसे ज्यादा इंसुलेटर। अब रेजिस्टेंस सबसे कम है तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, देखो, ठीक है। ये सिंबल्स लिखना होगा, सिंबल बराबर होगा ग्रेटर देन लेस देन बराबर देखो। तो तीनों मटेरियल का कंपैरिजन हो गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पे इनवर्स है तो रिवर्स करना, और मीनिंग समझना उसका क्या होगा अपना। तो याद रखो, रेजिस्टेंस सबसे कम तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, नोट डाउन करो। और ये याद रखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यूनिट और डायमेंशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, देखो इसका रिवर्स ही लिखना है बस। तो जो प्लस थे वो माइनस, जो माइनस थे वो प्लस। देख लो, टेम्परेचर का लेते हैं आगे चलते। तो ये पॉइंट याद रखना, और फिर से बोला टेक्स्ट बुक एक बार रेफर मत करो, पूरा हो जाने दो अपना, फिर उसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता वो देखते हैं। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, मैं 2-3 स्टेप बता रहा आप लोगों को, तो जस्ट नोट डाउन कर लेना, काम आएगा बाद में के लिए। नोट्स बनाते जाओ क्योंकि 11th में नोट्स नहीं देने वाले,
12th के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे पूरे के पूरे। फिर से बोल रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 11th का हो चुका है वो आप लोगों ने रिवीजन में रखो, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि अपना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद हम उसी लिए गैप ले रहे हैं कि आप एक बार फिर से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा 11th का देख लो, तो हम इसके बाद 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि अभी वो फ्रेश है, तो शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यूएशन में आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो साथ में करो ही करो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर 11th में भी है और आगे 12th में भी है। तो ओम्स लॉ और इसके जो भी आगे के कॉन्सेप्ट है वो अपन लेंगे, वो अपने को 12th स्टैंडर्ड में यूज आने ही वाले हैं। तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कैसे बदलता, वो थोड़ा सा लॉजिक समझना, फिर हम लोग देखेंगे आगे। देखो सपोज दिस इज अ कंडक्टर, इतना बड़ा नहीं रहता, फिर से बोल रहा मेटल का रॉड ले रहे, ये मेटल का कंडक्टर है समझो, सपोज ये ही रॉड है, वो ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं, ये मेटल का है, सिल्वर है समझो, महंगा लो ना, सस्ता क्या लेंगे, जो गोल्ड भी ले सकते हैं और भी महंगा ना। अब ध्यान दो, इसके जो एटम है वो अपने को लग रहा रेस्ट में, पर ऐसा नहीं होता, एटम्स अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ऐसे दे सकते हैं, आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा, ये डायग्राम है सॉलिड की, लिक्विड की डायग्राम बनाते समय मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये कंजेस्टेड है, बाउंडेड है, ये दूर दूर है थोड़े से, तो ये हो गया लिक्विड। और गैस का जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं एकदम दूर दूर, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड है, लिक्विड में इतने ज्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है, पर बाउंडेड है। गैस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बाउंडेड नहीं है। तो अब ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि इसको हीट करो तो सॉलिड काय में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और इसको हीट करो तो लिक्विड काय में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ऐसा क्यों होता समझिए। तो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। गैस में तो खैर मोशन नहीं आगे, बाउंडेड है ही, तो लिक्विड और गैस सॉलिड को कंसीडर करेंगे अपन, तो मॉलिक्यूल वहां वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग है, एक दूसरे से दूर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। पर जब आप उसको हीट करेंगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, एनर्जी मिलेंगी एक्स्ट्रा, हीट एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो वाइब्रेशन जो पहले कम थे वो बड़े हो गए। अब वाइब्रेशन इतने बड़े नहीं थे, एग्जांपल बता रहा, तो वाइब्रेशन बड़े हो गए, यानी ज्यादा वाइब्रेट होने लग गए। ज्यादा वाइब्रेट होने लग गए तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बॉन्डिंग वीक हो गया, तो सॉलिड काय में कन्वर्ट हो जाता लिक्विड में। और ज्यादा हीट करेंगे, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा वाइब्रेट होंगे, एक दूसरे से और ज्यादा दूर जाएंगे, काय में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। तो जब अपन कूल करते तो रिवर्स प्रोसेस, वाइब्रेट हो रहे ज्यादा, एनर्जी निकाल लो, वाइब्रेशन कम होते जाएंगे, हीट एनर्जी निकाल रहे यानी उनकी एनर्जी कम हो रही, वाइब्रेशन कम हो रहे, वाइब्रेशन कम हो रहे लिक्विड में, लिक्विड को पानी को फ्रिज में रख रहे और हीट निकाल रहे और उसकी एनर्जी निकाल रहे, और वाइब्रेशन कम होंगे, वाइब्रेशन कम होंगे, छोटे वाइब्रेशन हो गए तो वो वापस काय में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे, याद रखो। तो पहले ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, इतने इसमें वाइब्रेट हो रहे। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो याद रखो टेम्परेचर चेंज हुआ तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सेमीकंडक्टर में थोड़ा अलग लॉजिक है, वो जब चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर तब देखेंगे, पर कंडक्टर में ये लॉजिक है, ध्यान रखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे। पहले वाइब्रेशन ऐसे हो रहे थे, अब वाइब्रेशन ऐसे हो रहे, ज्यादा हो रहे वाइब्रेशन, लेंथ बढ़ गई वाइब्रेशन की, ये कम थी या ज्यादा हो गई, वाइब्रेशन बढ़ गया। तो याद रखना अगर सॉलिड कंडक्टर भी है तो भी उसके मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी ये हर मॉलिक्यूल अपनी जगह पे यहां वाइब्रेट हो रहा है। वो वाइब्रेशन ऐसा घर पे ऐसे फील मत करना वाइब्रेशन हो रहे क्या, नहीं तो बोलेंगे वाइब्रेशन हो नहीं रहे, अपन वो फील नहीं कर सकते, बट मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी जगह पे। तो जब आप हीट करेंगे वाइब्रेशन की लेंथ और बढ़ जाएंगी, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट, और ज्यादा हीट करेंगे वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ेंगे और वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस। तो वाइब्रेशन की वजह से डेफिनेटली कोलिजन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो जैसे जैसे आप कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। सेमीकंडक्टर में थोड़ा उल्टा है, तो जब सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा तब का तब देखेंगे। पर याद रखो फॉर कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। इसीलिए मैंने बोला था कि टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस चेंज होता, तो उसका इक्वेशन अपन बना रहे हैं अभी, तो ये याद रखो पूरा। तो पहले कम हो रहे थे वाइब्रेट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वाइब्रेशन इंक्रीज होते जाएगा, सो दैट इज रेजिस्टेंस, यानी कोलिजन भी बढ़ते जाएंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। देख लो एक बारी। तो ये याद रखो एज टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जो उसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, उनके वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली कोलिजन बढ़ेंगे। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में थोड़ा उल्टा है। सेमीकंडक्टर अपने को पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है, आप लोगों को अभी तक सेमीकंडक्टर हुआ नहीं है, तो लास्ट चैप्टर है अपना सेमीकंडक्टर, तब मैं ये इक्वेशन वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेमीकंडक्टर में उल्टा है, कैसे उल्टा है वो देखेंगे बाद में। नाउ सपोज टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन नहीं है, अपन लिख रहे हैं खाली, याद रखो R0 इट इज रेजिस्टेंस at temperature T0 and R is the resistance at temperature T, डिग्री सेल्सियस केल्विन ले सकते हैं। तो R0 रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T0 पे और R रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T पे। एट टेम्परेचर T0 एट टेम्परेचर T, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस इनिशियल ये था, इनिशियल टेम्परेचर पे, फाइनल रेजिस्टेंस ये है और टेम्परेचर चेंज हुआ है। नाउ याद रखना चेंज इन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा अभी बताया था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, चेंज क्या निकालेंगे, माइनस करके, तो ये माइनस ये, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अभी बताया था जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाइब्रेशन उतने बढ़ेंगे और रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होगा कंडक्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस जितना चेंज होगा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन। देखो एक बार चेंज इन रेजिस्टेंस यानी R माइनस R0, चेंज लिखा हुआ है देख लो, ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड सेकंड थिंग याद रखो चेंज इन रेजिस्टेंस is also directly proportional to initial resistance। ठीक है, तो अब देखो कैसे लेंगे उसको। नाउ सपोज इनिशियल रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का है 1 ओम और या 100 ओम कर लेते, और एक का है 1000 ओम। इनिशियल दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, याद रखो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है इनिशियल 100, एक वैल्यू है 1000। इनिशियल समझो अपन ले लेंगे 0 टेम्परेचर, इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस है समझो, ठीक है। नाउ इनिशियल T0 0 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, चलेगा वो। नाउ अब मान लो दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, टेम्परेचर भी सेम बढ़ाया, मान लो ये 0 है और ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो चेंज कितना हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, माइनस कर दो, दोनों का रेजिस्टेंस चेंज हुआ सपोज बाय 1%, तो इसका 1% अगर निकालेंगे तो नया चेंज आएगा 101। 100 का 1% समझ में आता है, ठीक है। देखो 100 का 1% कैसे निकालेंगे, 100 और ये 1/100 ये कैंसिल, यानी 1 ओम से बढ़ा दिया, नया रेजिस्टेंस कितना रहेगा 101। अब इसका 1% से इंक्रीज हुआ तो इसका भी 1% से इंक्रीज करो, तो इसका 1% आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1010। देखो इनिशियल वैल्यू बढ़ी थी, चेंज दोनों में कितने परसेंट लिया है
1%। मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ, सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस है, ये भी 1% से चेंज हुआ, ये भी 1% से चेंज हुआ, पर इनिशियल वैल्यू बढ़ी है तो उसका कम है तो उसका 1% भी कम आया, इनिशियल वैल्यू बढ़ी है तो उसका 1% भी ज्यादा है। तो ये 1 ओम से चेंज हुआ है, ये 10 ओम से चेंज हो गया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू बढ़ी थी तो चेंज भी बढ़ा है। समझ में आ रहा? तो देखो मान लो इनिशियल वैल्यू है 10,000 ओम, तो उसका 1% कितना चेंज हो रहा? सब जगह 1% चेंज ही निकाल रहे हैं। तो देखो 10,000 इंटू 1/100, 1%, ये कैंसिल है, नहीं अब आया 100 ओम, तो ये हो जाएगा 10100, नया रेजिस्टेंस ये रहेगा। तो सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस बढ़ा है, सेम टेम्परेचर से चेंज किया है, बट इनिशियल वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी चेंज भी उतना ही बड़ा आएगा। यहां चेंज हुआ है 100 ओम का, यहां चेंज हुआ है 10 ओम का, यहां चेंज हुआ है खाली 1 ओम का, जबकि सबका टेम्परेचर सेम चेंज हुआ है, सब में सेम परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हुआ है 1%, बट इनिशियल वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी चेंज भी उतना ही बड़ा रहेगा। वही यहां पे लिखा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो, तो ये दोनों लॉजिकल है, याद रखो। तो सेम टेम्परेचर चेंज हुआ है दोनों में, तीनों में सेम टेम्परेचर चेंज किया है, सेम मटेरियल से बने हुए, चेंज भी सब में सेम आया है 1%, बट इनिशियल वैल्यू जितनी ज्यादा है परसेंटेज भी उतना ही बड़ा निकलेगा। यानी यहाँ 100 ओम से चेंज हुआ है, चेंज 1% ही है, यहाँ पे भी, बट वैल्यू बड़ी है तो उसका 1% भी ज्यादा है, मतलब 100 ओम। यहाँ आया 10 ओम, यहाँ आया खाली 1 ओम का चेंज। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जितनी बड़ी रहेंगी चेंज भी उतना ही बड़ा आएगा वहां पे। तो ये याद रखना, चेंज इन रेजिस्टेंस। फिर से देखो, R0 is the resistance at temperature T0, which is suppose 0 degree Celsius. R is the resistance at temperature T degree Celsius. ठीक है, change in resistance is directly proportional to changing temperature. Change in resistance, ये तो समझ में आता है ना कि जितना टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और ये भी अभी बता दिया, इनिशियल वैल्यू जितनी बड़ी है चेंज भी उतना ही बड़ा मिलेगा। So change in resistance is directly proportional to changing temperature, and change in resistance is directly proportional to initial resistance at 0 degree Celsius. ठीक है, now combine कर दो दोनों को, R minus R0 directly proportional to R0 in bracket P minus T0, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ वो सिंबल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, अल्फा R0 इन ब्रैकेट P माइनस T0, और अल्फा को यहाँ बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और फिर से बता रहा कि कांस्टेंट जब बोल रहे हैं आप इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो याद रखना वो इनमें से काय पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो अगेन यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, समझाऊंगा अभी मैं, वो देखते हैं। तो ये याद रखो, ये प्रोपोर्शनल की साइन नहीं है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, रेड कलर से निकाल देता, ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, अल्फा, तो ये कांस्टेंट है, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूला अरेंज कर देगा थोड़ा सा, देख लो। तो टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया है डायरेक्ट, सो अल्फा इज इक्वल्स टू ये R माइनस R0 अपॉन में ये R0 इन ब्रैकेट P माइनस T0, ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है। यूनिट देखना, यूनिट बता देता, अल्फा का यूनिट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर रेजिस्टेंस ये ओहम, ठीक है, नीचे ये रेजिस्टेंस ओहम, ये टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो ये ओहम ओहम कैंसिल, तो यूनिट आएगा 1 अपॉन केल्विन या फिर 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, सिर्फ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस कैंसिल, तो ये यूनिट हो गया। तो ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, तो अपने स्टेप बता दिए, ध्यान रखो। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लो। चलो, तो याद रखना, चेंज इन रेजिस्टेंस जो चेंज होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि
उतने ज्यादा वाइब्रेशन चेंज होंगे, और इनिशियल वैल्यू जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा आप लोगों को चेंज मिलेगा। तो याद रखो, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, अपन ने लिखा है यूनिट। याद रखो इन दोनों का ओहम, ओहम माइनस ओहम जीरो मत कर देना, ऊपर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट आएगा ओहम, अपॉन में रेजिस्टेंस R0 ओहम कैंसल, अपॉन में बचा है केल्विन, तो 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर का यूनिट। तो देख लो एक बार, तो ये नोट डाउन करो, थोड़ा और बताता इसमें, देखते हैं आगे। इक्वेशन दिया नहीं है, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ठीक है, फिर से लिख देते हैं। अल्फा का फॉर्मूला है R माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और ब्रैकेट में है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज रहा तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R0 वैसे रखेंगे, ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ऐसा लिखेंगे dr डेरिवेटिव के फॉर्म में, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस, ये है चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ लिखेंगे dt। तो आप ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो R माइनस R0 को dr लिखा है चेंज इन रेजिस्टेंस, T माइनस T0 को लिखा है dt चेंज इन टेम्परेचर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये है ही सामने फॉर्मूला, आप थोड़ा अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो वो फॉर्मूले को, ध्यान दो। R0 उधर ले जाओ तो क्या होगा फॉर्मूला R, ये R0 उधर जाके प्लस, सो R0 प्लस ब्रैकेट में इधर R0 अल्फा, ये अल्फा R0 अल्फा R0 इन ब्रैकेट P माइनस P0, R0 कॉमन निकालो, R0 कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा और ये T माइनस T0। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते, कुछ नहीं किया है, R0 को आप लोग उधर ले जाओ, R0 माइनस है उधर जाके प्लस, तो ये लिख दिया प्लस, फिर R0 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से R0 कॉमन निकाल, तो आप वो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं या ये इक्वेशन को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा है टेक्स्ट बुक में, अपन ने स्टेप्स बता दिए हैं कैसे कर सकते हैं उसको ना। टेक्स्ट बुक में यही फॉर्मूले रो के लिए भी लिखे हुए हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान देना। अल्फा इज इक्वल्स टू रो माइनस रो जीरो, रो माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इन ब्रैकेट P माइनस T0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू R0 की जगह रो जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा P माइनस T0। तो टेक्स्ट बुक में ऐसे भी इक्वेशन लिखे हैं, तो ये भी है वो भी है, तो उन्होंने डायरेक्ट लिखे, मैंने स्टेप्स भी बता दिए और याद रखो कैसे अरेंज किए, नोट डाउन कर लो एक बार। याद रखना अल्फा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो समझा देता अभी, ये देख लो पहले। इस पर से ये इक्वेशन लिख रहे हैं, रो माइनस रो जीरो, R माइनस R0 की जगह अपॉन में R0 की जगह रो जीरो, टेम्परेचर वैसी, और यहाँ पे भी तो टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए बता रहा, पर सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन जब सेमीकंडक्टर आएगा ना बेटा तब लेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो जब आएगा तब देखेंगे। ध्यान दो भी, कंडक्टर में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, सपोज कंडक्टर में अभी बताया था वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, तो
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन R0, इनिशियल रेजिस्टेंस कम, फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव वालों ने खासकर याद रखना। फॉर कंडक्टर्स, मेटल कंडक्टर्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, as temperature increases resistance also increases, means R is greater than R0, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। R is greater than R0 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा आएगा पॉजिटिव, तो अल्फा आएगा पॉजिटिव, इसीलिए इसको बोलते PPC, PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। तो कहीं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रही तो समझ जाना वो किसके लिए दिया होगा, कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में क्या होता, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के बढ़ जाएंगे। ध्यान रखो, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और वो क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए तो आना ही नहीं है क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो ये देखो सेमीकंडक्टर्स जो कि अच्छे कंडक्टर भी नहीं है और पूरी तरह इंसुलेटर भी नहीं है, बीच में है, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें उल्टा होता, अब ये क्यों होता है ऐसे, इसका तो समझा दिया मैंने कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, इसीलिए कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। पर सेमीकंडक्टर का जब सेमीकंडक्टर चैप्टर लेंगे तब अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, तब ये वापस से एक बार समझा दूंगा लगे तो कि उसमें नेगेटिव क्यों आता। पर अभी फिलहाल लॉजिक याद रखो कि सेमीकंडक्टर में क्या होता, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से उल्टा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। तो याद रखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस सेमीकंडक्टर्स में। तो ये क्यों होता है ऐसा, तब डिटेल में देखेंगे क्योंकि पूरा समझाना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर है ही अपने को अलग से, तब मैं ये लॉजिक वहां पे भी वापस से बता दूंगा। पर अभी फिलहाल इतना याद रखना कॉम्पिटिटिव वालों ने कि कंडक्टर में क्या हो रहा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा, बट सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कम है, R इज लेस देन R0, फाइनल रेजिस्टेंस कम, डिक्रीज हो रहा ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कम है, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ अल्फा को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो याद रखो कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आई तो उसको बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पहचानते आना चाहिए कि वो सेमीकंडक्टर के लिए होगी, और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो समझ जाना वो कंडक्टर के लिए है। तो ये पॉइंट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आप लोगों ने देख लेना। तो ये फॉर्मूले दिए हैं टेक्स्ट बुक में, रो के फॉर्म में भी मैंने बताया, तो रो के फॉर्म में भी याद रखना है। और ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव वालों ने तो याद रखना है, बाकी लोगों ने जस्ट नोट डाउन भी कर लिया तो भी चलेगा। तो पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव वो भी समझा दिया, यहाँ अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो याद रखो फॉर सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बट फॉर कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो ये एक बार नोट डाउन करना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये वीडियो यहीं रुकेंगे, तो यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन करना प्रॉपर। आज का होमवर्क स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला डेरिवेशन उतना लिखना है, उसकी डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का भी लिखना है। और ये डेरिवेशन तो खैर टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, अगर लिख के भेजेंगे तो बहुत ही बढ़िया, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला पूरा डेरिवेशन आप लोगों ने लिख के भेजना है। तो
ये थोड़ा सा कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का याद रखो। सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूंगा मैं आप लोगों को।